This is Mr. Kundan Singh Chauhan. Welcome back on my channel, Akumen Classes with Kundan Sir. My dear students, I will teach you English in such a manner that you will enjoy as well as you will improve your knowledge in English. My strategy is daily vocab section, vocab, and daily grammar के क्वेश्चंस प्लस one set daily. Why I have made this strategy? Because out of 390 marks, 135 from English, 139 from English language. If you are not proficient in English, you will not be able to crack this beautiful exam SSC CGL 2022. ओके गाइस, तो अभी चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक धमाके से एंट्री के साथ. चलिए क्वेश्चंस पे आइए, टाइम एकदम वेस्ट नहीं करेंगे. देखिए क्वेश्चन ये है, एमबी पब्लिकेशन. आप लोगों ने सुना होगा एमबी पब्लिकेशन. लगभग जो भी एसएससी की तैयारी करते हैं बच्चे, वो सभी एमबी पब्लिकेशन की बुक को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं. इस बुक में क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक अभी एग्जाम्स में एसएससी में हुए हैं, उनका कलेक्शन है प्रीवियस ईयर पेपर का. मैं क्वेश्चन वहीं से उठाऊंगा, वही उनके एक सेट को कराऊंगा यहाँ पे, बट सोल्यूशन मैं अपने तरह से थोड़ा ब्रॉड वे में दूंगा, है ना, जो कि आपको बुक्स में नहीं मिलेगा इतना ब्रॉड वे में, है ना, जो कि बच्चे बहुत सारे जो नए बच्चे होते हैं वो उतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, जिन्होंने तैयारी अच्छी नहीं की है पहले से. तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सीपीओ का 2017 का पेपर है. 2017 में हुआ था जो पेपर, उसी का पेपर है ये. फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, सेवरल विजिटर्स आर एक्सपेक्टेड टू विजिट द ट्रेड फेयर दिस वीकेंड. बहुत सारे विजिटर्स, आशा किया जाता है कि बहुत सारे विजिटर्स ट्रेड फेयर, इस वीकेंड में ट्रेड फेयर को विजिट करने आएंगे, यही बोला जा रहा है. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कॉमन एरर्स अगर फाइंड आउट करना है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. आप हर एक पार्ट को अच्छे से एनालिसिस करो और ग्रामर को रूल को ध्यान में रखो. देखिए सेवरल विजिटर्स, यानी ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है ना. मैं आपको हाईलाइट करते चलूँगा, ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है. अब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं, ये वर्ब प्लूरल यूज करते हैं, जो कि सही है. तो ए पार्ट में कोई गलती है. एक्सपेक्टेड टू विजिट, ये क्या किया गया है, एक्सपेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगाई गई है, क्योंकि ये वो पैसिव वॉइस की बात किया जा रहा है ना. इनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि, है ना, जो विजिटर्स हैं उनको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, विजिटर्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. तो वो जो सब्जेक्ट यूज किया गया है ये पैसिव वॉइस में है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, करेक्ट है. इसके बाद इन्फिनेटिव यूज किया गया है कि कौन से पर्पज़ के लिए आए हैं, पर्पज़ के लिए हम इन्फिनेटिव यूज करते हैं. फिर कहाँ पे आए हैं, ट्रेड फेयर और दिस वीकेंड. इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है ना. सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है कि नहीं है, सही है. वर्ब यहाँ पे जो मेन वर्ब यूज की गई है ये सही है कि नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंस दे रहा है. चलिए, तो इसमें नो एरर. क्वेश्चन नंबर सेकंड, आवर प्रोफेसर टॉट अस, हमारे प्रोफेसर ने हमको सिखाया या हमको बताया, क्या सिखाया भैया, दैट कि वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज वेल एज हिज ओन. हर किसी को दूसरों के रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितना कि खुद की करते हैं, मतलब खुद के रिलीजन की करते हैं. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं रूल्स आपको बता देता हूँ, अब ये नोट डाउन करते चलिएगा. जब भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता हूँ तो इसमें जो भी चीज़ मैं बताऊँगा उसको एक नोटबुक पे नोट करते चलिएगा. अगर 20 सेट भी आप मेरे कर लिए, बता रहा हूँ कि जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में रूल्स हैं और मोस्टली जो एसएससी में आने वाले एग्ज़ाम्स में वोकैबलरी है, वो 20 सेट में ही मैं इतनी करा जाऊँगा, है ना. अगर उतने भी आपने कर लिए तो भी 30 to 35 पर मार्क्स तो लेके आ ही जाओगे, 35 से लेकर के 40 तक भी. अंडरस्टूड गाइस. चलिए आपको बताते हैं.
जब भी सब्जेक्ट के रूप में वन लिखा होता है तो इसका पॉजेसिव केस, पॉजेसिव का मतलब होता है अपना अधिकार बताने वाला, है ना। अधिकार बताने के लिए हम यूज करते हैं वंस, अपस्ट्रॉफी वाला वंस, अंडरस्टूड। जब ही लिखा होता है तो इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। और शी लिखा होता है तो इसका अपने के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, हर। दे का सबको पता है, ये दे का देयर होता है, THEIR। फिर वी का और होता है, और यू का योर होता है। बेसिक चीज़ पता है ना। ये ध्यान रखिएगा, वन अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो इसका अपने के सेंस में हम ये यूज करेंगे। दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ, कोई कॉमन नाउन सिंगुलर है, जैसे स्टूडेंट है, डॉक्टर है ना, TT है, क्लर्क है, ये कॉमन नाउन है और सिंगुलर भी है, तो इनके लिए हिज का यूज करेंगे जब तक कि लेडी टीचर, लेडी डॉक्टर नहीं बोला गया हो, अंडरस्टूड। हमेशा पॉजेसिव केस कॉमन नाउन सिंगुलर के लिए हिज यूज करते हैं, है ना। कब तक, जब तक कि उनको पर्सनिफाई नहीं किया गया हो कि वो लेडी हैं। अगर लेडीज़ डॉक्टर बोला जाता है या गर्ल्स बोला जाता है या वुमेन बोला जाता है, वुमेन, तो हम यूज करते हैं हर, अंडरस्टूड। दूसरा चीज़ और भी मैं समझाता हूँ, वन का आपने सीख लिया, ये वन के लिए वंस यूज करते हैं। हाँ, अगर वन की जगह पे वन ऑफ करके हो, वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में, वन ऑफ कोई यहाँ पे नाउन दिया गया हो, प्लूरल, ये प्लूरल नाउन होता है ना, तब क्या होगा, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द बॉयज़, तब पॉजेसिव केस इसके लिए बच्चों सिंगुलर ही यूज किया जाएगा, लेकिन हिज या हर यूज किया जाएगा। हिज तब होगा जब बॉयज़ की बात किया जा रहा है ना। हर तब होगा जब गर्ल्स की बात किया जा रहा है। अगर बॉयज़ या गर्ल्स डिफाइन नहीं है कि बॉयज़ है कि गर्ल्स है, तब हिज ही यूज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स बोला जाता है, स्टूडेंट लड़की है कि लड़का है नहीं पता चल रहा है, तो हिज यूज होगा। गॉट इट। तो ये पूरा मैंने आपको पॉजेसिव केस एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे यूज किया जाता है वो मैंने बता दिया। कभी सब्जेक्ट के रूप में ध्यान रखिएगा कोई एवरी यूज किया गया हो, है ना, या फिर एनी यूज किया गया हो, नन यूज किया गया हो, है ना, समवन यूज किया गया है, मतलब किसी व्यक्ति को डिनोट करने वाला सिंगुलर, इनको ये सब सिंगुलर होते हैं, तो भी हम क्या यूज करते हैं, इनके लिए हिज यूज करते हैं। आगे ये मैं बताऊंगा आपको, जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा, पर्टिकुलर ग्रामर चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो बहुत डिटेल्स में चीज़ों समझाऊंगा। चलिए, तो इसको मैं कर देता हूँ रफ। तो गलती क्या है, यहाँ पे वन सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है कि वन हर किसी को करना चाहिए, यहाँ पे अपने के सेंस में जितना कि अपनी खुद की, तो हिज के जगह पे क्या होगा बच्चों, वंस यूज किया जाएगा, वन अपॉस्ट्रोफी एस। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, नो सूनर हैड सी अराइव दैट हर फ्रेंड्स अरेंज्ड अ रिसेप्शन इन हर ऑनर इन द बेस्ट रिसोर्ट इन द टाउन। देखिए, नो सूनर का जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं ये एक है तो वैसे ये एडवर्ब, लेकिन जब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो ये एक कंजक्शन का काम करता है, कोरिलेटिव कंजक्शन का, जो कि नो सूनर के साथ एक दूसरा सेंटेंस जब जोड़ेंगे तो एक कोरिलेटिव वर्ड आएगा, पेयर्ड वर्ड आएगा, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। गलती यही है ही, तो इसके बारे में मैं पूरा आपको सही से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, कभी सेंटेंस अगर नो सूनर के साथ आया है या ये कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है, तो इसके साथ जो कंजक्शन आता है आगे, जो दूसरा सेंटेंस जोड़ने से पहले यूज किया जाता है। अब दो चीज़ों को जोड़ रहे हो, दो सेंटेंस को, तो भाई कोई ना कोई चीज़ चाहिए बीच में ना जोड़ने के लिए, तो क्या यूज किया जाएगा, नो सूनर के साथ देन यूज किया जाएगा। लेकिन अगर कभी नो सूनर की जगह पे हार्डली वर्ड होता, हार्डली हो या स्कार्सली वर्ड होता, तो फिर क्या यूज करते, तब हम व्हेन यूज करते हैं। गॉट इट, ये यूज करते हैं, ये इनके पेयर में आता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशंस के अलावा कोई भी दूसरा, दैट दिया हो, देन दिया हो, या कोई भी दूसरा दिया है, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। एक और चीज़ ध्यान रखना, नो सूनर के साथ देन अगर दिया है तो ठीक है,
नहीं तो अगर सेंटेंस सेकंड सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया गया और सिर्फ कॉमा दे दिया गया तो भी करेक्ट है। बस क्या नहीं होना चाहिए, दैट हो जाए, देन हो जाए, THEN है ये, देन या देम यूज कर दें तो भी गलत है। तो ये सब यूज नहीं करना चाहिए। गॉट इट गाइस। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको करते हैं रफ। और इसमें इसी में और चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको। एक तो ये गलती हो गई कि इनके साथ जो जो पेयर वर्ड होता है वो ही गलत दे रखा है ना, कंजक्शन जो दिया है वो गलत दिया हो। दूसरी गलती क्या होती है कि ये कैसे सेंटेंस को जोड़ते हैं। नो सूनर का मतलब होता है ज्यों ही, है ना, ज्यों ही त्यों ही इसका हिंदी सेंस आता है कि ज्यों ही मैं उसको देखा वो गिर पड़ी। अंडरस्टूड। ज्यों ही मैंने उसको प्रपोज किया उसने थप्पड़ मार दिया, ये भी हो सकता है सेंटेंस। देखिए, नो सूनर के बाद जो सेंटेंस यहाँ पे यूज किया जाता है, ये पहला सेंटेंस, ये सेंटेंस किस फॉर्म में होता है, ये इन्वर्जन के फॉर्म में होता है। कैसा सेंटेंस होता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है मैं बता देता हूँ। और ये सेंटेंस सिंपल फॉर्म में यूज कर सकते हो, है ना, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन सिंपल फॉर्म में यूज कर सकते हो। सिंपल फॉर्म का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो। ये सिंपल फॉर्म होता है किसी भी सेंटेंस का, है ना। वर्ब तो चेंज होती रहती है। मान लीजिए पास्ट की है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, प्रेजेंट की है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। बट मेनली सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब दो यूज की जाती हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी में हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है फिर मेन वर्ब आता है ना। तो ये तो आप लोगों ने टेंशन में पढ़ा होगा, बट सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है कि वर्ब यूज की जाएगी। गॉट इट। तो इसको सिंपल फॉर्म यूज करते हैं। इन्वर्जन फॉर्म क्या होता है, इन्वर्जन जो वर्ड आया हुआ इन्वर्स से आया है। इन्वर्स आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सुना होगा, इसका मतलब होता है उल्टा। यानी इसमें क्या होता है कि वर्ब पहले यूज की जाएगी, सब्जेक्ट बाद में आएगा, है ना, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लिखो। कभी कभी ये यूज किया जाएगा, कभी कभी देखोगे आप, ये मैं इन्वर्जन के पर्टिकुलर चैप्टर जब पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। हेल्पिंग, है ना, बढ़िया से पढ़ाऊँगा इन्वर्जन। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये होता है इन्वर्जन का। ये इन्वर्जन होता है और ये इन्वर्जन होता है। अंडरस्टूड। तो जैसे कि इस सेंटेंस में था, उसमें गलती क्या था कि नो सूनर के साथ ये कब ये सेक्शन कब यूज किया जाता है, ये इन्वर्जन कब यूज किया जाता है, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई भी नेगेटिव एडवर्ब यूज किया गया हो। ये नहीं कि नो सूनर ही आए, है ना, कोई भी नेगेटिव एडवर्ब यूज किया गया है, नेगेटिव वर्ड कोई यूज किया गया है, नॉर मान लीजिए आ गया है नॉर, तो भी ये सेंटेंस स्टार्ट, अगर कोई एक सेंटेंस नॉर के बाद स्टार्ट करते हैं तो भी वो इन्वर्जन फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना। नॉट अ सिंगल, इन नो टाइम, इन नो टाइम, थोड़ी सी भी क्षण में नहीं, इन नो टाइम। अगर मान लीजिए सेंटेंस स्टार्ट होता है इन नो टाइम, है ना, थोड़ी से क्षण के बाद भी मैंने उनके पैसे वापस कर दिए, मतलब ज़्यादा देर नहीं हुई, मैंने तुरंत ही वापस उसके रुपए कर दिए। तो जब इन नो टाइम स्टार्टिंग में यूज करोगे आप ना, तो ये सेंटेंस जो अगला लिखोगे वो किस फॉर्म में होगा, इन्वर्जन में होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखना है कि आई रिफंडेड हिज मनी, तो आई रिफंडेड हिज मनी नहीं होगा, डिड आई रिफंड हिज मनी। अंडरस्टूड गाइस। तो डिड पहले आएगा, आई बाद में आएगा, क्यों, इन्वर्जन फॉर्म होता है। गॉट इट। तो देखिए, मैं आपको एक, जब भी आपको ये प्रैक्टिस कराता हूँ मैं, सेशन जो प्रैक्टिस कराऊँगा, ये आपको लगेगा तो कि दूसरे जो टीचर्स हैं उन्होंने जो प्रैक्टिस कराई है, या फिर कोई बुक्स है उन्होंने जो पढ़ाई है, उनसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन दूंगा अच्छी। मतलब आपको 20 सेट अगर प्रैक्टिस कर लिए तो आपके एग्ज़ाम्स में अगर आपकी कैचिंग पावर ठीक है तो आप 40 मार्क्स तक गेन कर सकते हो ईजिली। पूरे जितने ग्रामर में रूल्स होते हैं पूरे रूल्स तोड़ करके रख दूंगा यहाँ पे। चलिए, तो इसमें गलती क्या क्या है देखिए। नो सूनर स्टार्टिंग में यूज किया है, तो इसके साथ जो कंजक्शन यूज किया जाएगा दैट नहीं आएगा, क्या आएगा, दैन आएगा। तो गलती हमारी ये यही वर्ड है पहली। दूसरी भी गलती इसमें, हैड के साथ, ये हैड सब्जेक्ट के पहले यूज किया गया है, ये तो चलो स्ट्रक्चर सही है, इन्वर्जन के फॉर्म में लिखा ले,
देखिए हैड के बाद वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, आपने पढ़ा ही होगा। तो अराइव यूज नहीं किया जाता है, क्या होता है? अराइव्ड यूज किया जाता है। यानी इसमें टेंस की भी गलती थी और कंजक्शन की भी गलती थी, इससे, है ना। तो हमारा गलती केस में है ए में, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? और ये है, हर फ्रेंड उसके दोस्तों ने अरेंज किया, एक रिसेप्शन पार्टी अरेंज किया उसके ऑनर में, और शहर के सबसे अच्छे रिजॉर्ट में। तो ये तो आप मीनिंग समझ ही जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, फोर्थ नंबर। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट ऑल यू नो अबाउट इट, इसके बारे में तुम्हें क्या पता है ना, जो कुछ भी तुमको पता है वो सब बताओ। बिफोर आई टेक अ डिसीजन इन द मैटर, मेरे किसी भी डिसीजन, इस मैटर पे कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे बताओ इस चीज़ के बारे में, यही कहा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये गलती है प्रेपोजिशन की। टेक डिसीजन ऑन द मैटर होता है, ऑन द मैटर। अंडरस्टूड गाइस? टेक डिसीजन ऑन द मैटर, तो इसमें गलती क्या है? ये प्रेपोजिशन की गलती है यहाँ पे, तो इसमें ये सेक्शन गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी पार्ट, सी पार्ट, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, देखिए स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष के दौरान, भारत के संघर्ष के दौरान मेनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने गेव अप का मतलब छोड़ दिया। पास्ट की बातें की जा रही है, इंडिया स्ट्रगल जो हुआ था पास्ट में हुआ था। अगर मान लीजिए यहाँ पे गिव अप रहता तो भी तो गलती हो जाती। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर देता, बात पास्ट की कही जा रही है लेकिन टेंस यूज कर देता प्रेजेंट का, तो भी गलती हो जाती। तो ये सही है, गेव अप दियर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। बाई भगत सिंह कॉल, भगत सिंह के आह्वान पे, या हम कह सकते हैं भगत सिंह के बुलावे पे या भगत सिंह के कहने पे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, बाई भगत सिंह कॉल नहीं होगा, ऑन भगत सिंह कॉल होगा। ये प्रीपोजिशन एरर है। भगत सिंह कॉल, अंडरस्टूड गाइस? तो ये ध्यान रखिएगा, और रफ कर दूँ इसको। तो ये आपके एरर कर दिए मैंने कोशिश किया है थोड़ी फास्ट ही कराने की, है ना, नहीं तो मैं तो इसी में पूरी की पूरी ग्रामर ही ख़त्म कर दूँ। इन चीज़ों को जोड़ करके, यूज करके हमारे गिने चुने 20 से 25 रूल ही आते हैं, 25 से 30 रूल से ऊपर नहीं होते हैं। उसी को मॉडिफाई, अगर 25 से 30 रूल को डेप्थ में पढ़ाओगे उसमें 20 क्लासेस लग सकती हैं, और उन्हीं में सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर के। नेक्स्ट, हाँ, और जो चीज़ें कॉम्प्लिकेट बनाती है इंग्लिश को, वो बनाती है वोकैबलरी। वर्ड अच्छे होने चाहिए, वोकैबलरी पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, वर्ड पावर। अंडरस्टूड? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सुमन हैज़, सुमन ने किया है, क्या किया है? फॉर द फाइनल राउंड, फाइनल राउंड के लिए ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन के फाइनल राउंड के लिए सुमन ने क्या किया है? फाइनल राउंड के लिए सुपीरियर, डिक्लेयर्ड, डिसाइडेड या क्वालिफाइड, फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। अंडरस्टूड? तो ये आपका एरर हो जाएगा, ये आपका ये फिल किया जाएगा वहाँ पे, है ना। जैसे सुमन हैज़ डिसाइडेड टू लीव द जॉब, तो वहाँ पे डिसाइडेड आ सकता है, डिसाइडेड का मतलब निश्चय कर लिया उसने नौकरी छोड़ने का। डिक्लेयर्ड, सुमन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द कंपटीशन, अगर ऐसा सेंटेंस होता, सुमन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द कंपटीशन। अंडरस्टूड? तो डिक्लेयर वहाँ पे यूज करते हैं, बट यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? ये क्वालिफाई होगा। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये है, हर सपोर्टर्स बिगेन टू एंड सी वॉज लेफ्ट अलोन। उस देखिए, सी वॉज लेफ्ट अलोन, वह अकेली पड़ गई या उसे अकेला छोड़ दिया गया, यही ना। उसके सपोर्टर्स ने क्या किया होगा ऐसा कि वो अकेली पड़ गई होगी? सपोर्टर ने साथ देना छोड़ दिया होगा, या उसको पीछे छोड़ दिया होगा, या उसका साथ नहीं दिया होगा, ऐसे ही कुछ वर्ड आएगा इस फिलिंग द ब्लैंक्स में।
आप खुद सोचो ना, आगे के सेंटेंस को देख करके उसकी मीनिंग्स को समझ करके आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि क्या हो सकता है यहाँ पे। अंडरस्टूड। तो देखिए मैं मीनिंग पहले समझा देता हूँ कि क्या क्या मीनिंग होता है। फॉल ऑन का मतलब होता है अटैक करना, है ना, इन्वेड करना। फॉल ऑफ का मतलब होता है गिर जाना, गिर पड़ना। फॉल ओवर का मतलब होता है लड़खड़ा करके चलना, मतलब गिरते पड़ते चलना। और फॉल अवे का मतलब होता है किसी को छोड़ना, मुसीबत में छोड़ना, या फिर किसी का साथ छोड़ देना, फॉल अवे, पीछे छोड़ना। तो उसके सपोर्टर ने उसको क्या किया होगा, उसका साथ छोड़ दिया होगा, है ना। सी वॉज लेफ्ट अलोन, इसीलिए उस, समझ में, वो अकेली तभी हुई ना। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों, ये होगा आपका आंसर फॉल अवे, ये यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो देन 15 स्टूडेंट्स फेल्ड इन अ क्लास ऑफ 40। 40 40 40 की क्लास में कम से कम कितने फेल हुए हैं? 15 स्टूडेंट्स, यही बोला जा रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एलिमिनेट करना सीखिए। अगर आपको एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं ना, आप एलिमिनेट करना सीखिए कि क्या नहीं हो सकता है, पहले उसको रूल आउट कर दो, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि लिटल और फ्यू यूज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? यहाँ पे दैन यूज किया गया है, जो कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन यूज किया जाता है। यानी नो के बाद जो वर्ड आएगा यहाँ पे वो क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होगा। तो कंपैरेटिव डिग्री लेस है, लेस के साथ दैन आता है और फीवर के साथ दैन आता है। अब इन दोनों में से क्या आएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि लेस का यूज़ या लिटल का यूज़, लिटल का ही कंपैरेटिव लेस होता है ना। या मच का यूज़, कभी ध्यान रखिएगा इनको भी, मच का यूज़, 1 मिनट, इन वर्ड का यूज़ जो किया जाता है ये क्वांटिटी को बताने के लिए, नंबर्स को नहीं, संख्या को नहीं, क्वांटिटी को बताने के लिए यूज किया जाता है। और लेस के बदले फ्यूअर यूज किया जाता है, किसी की संख्या बता रहा है तो फ्यूअर यूज किया जाता है, फ्यू यूज किया जाता है ना। और मच के बदले हम मेनी यूज करते हैं। ये क्या है, ये संख्या बताने के लिए यूज किया जाता है। अंडरस्टूड। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, फीवर यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संख्या दिया है ना, ये संख्या में है, ये बच्चे जो हैं वो संख्या में है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है, सानिया वॉज कंपनसेटेड द लॉस ऑफ हर बिलोंगिंग्स एट द एयरपोर्ट। कंपनसेट का मतलब होता है हर्जाना भरना, है ना, या क्षतिपूर्ति करना। कंपनसेट के साथ प्रेपोजिशन फॉर आती है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। कंपनसेट फॉर समथिंग, फॉर द डैमेज या फॉर द लॉस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, सूरज इज एक्वेंटेड, कपिल। देखिए, एक्वेंटेड का मतलब होता है फैमिलियर, एक्वेंटेड का मतलब तो किसी से जान पहचान होना, है ना। तो एक्वेंटेड के साथ प्रीपोजिशन क्या यूज कर किया जाता है, एक्वेंटेड के साथ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है जो फैमिलियर के साथ यूज किया जाता है। आई एम फैमिलियर विद यू। अंडरस्टूड। विद का यूज किया जाएगा, और एक्वेंटेड के साथ भी विद ही यूज किया जाता है, दोनों का मीनिंग भी सेम ही होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो वर्ड है, अमेचर, नीचे आ गया ये, देखिए अमेचर वर्ड जो यूज किया गया है, अमेचर का मीनिंग क्या होता है इसका, अमेचर, अमेचर का मतलब होता है नॉन प्रोफेशनल, शौकिया टाइप का, जो प्रोफेशनली कोई काम नहीं कर रहा हो, बस शौक शौक में कर रहा है, अभी नौसिखिया टाइप का हो उसमें, उस काम में। तो एग्जैक्ट मीनिंग होता है इसका नॉन प्रोफेशनल, लेकिन इसकी दो मीनिंग होती है। दूसरी मीनिंग क्या होती है, इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन व्यक्ति, जिसको अनुभव नहीं है चीज़ों का, है ना, इनएक्सपीरियंस्ड। इनएक्सपीरियंस को और क्या बोलते हैं, नोवाइस बोलते हैं, टायरो बोलते हैं, कैलो भी वर्ड बोलते हैं, CALLOW,
कैलो, अंडरस्टूड। या बिगनर, किसी चीज़ में अभी न्यू कमर, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब पूछा क्या है इसमें, बोल रहा है कि वर्ड जो आप सिमिलर वर्ड मीनिंग बताए, तो अमेचर का क्या हो जाएगा, बिगनर होगा, अंडरस्टूड। या तो इनएक्सपीरियंस दिया होता या नॉन प्रोफेशनल दिया होता, ये प्रोफेशनल एल लगा है, एल हो गया। और भी वर्ड की मीनिंग समझ जाइए। टिमिड का मतलब क्या होता है, टिमिड का मीनिंग होता है डरपोक, है ना, डिसहार्टेंड, डरपोक, कावर्ड, टिमिड, फियरफुल। वेरी का मतलब होता है थका हुआ। स्लगर्ड, स्लगर्ड एक वर्ड होता है, GARD, इसका भी मतलब होता है थका हुआ। फटीग, फटीग, है ना, थकावट होता है वैसे। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, ये सभी वर्ड क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं वेरी के। डिसस्प्रिट, डिस्प्रिटेड का मतलब होता है उदास व्यक्ति, डिसअपॉइंटेड, लिख लीजिएगा आप लोग, डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट जो वर्ड है गम्पशन, गम्पशन का मतलब होता है बच्चों बुद्धि, है ना, बुद्धिशीलता, बुद्धि ज्ञान, है ना, इंटेलिजेंस, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब सूचना भी होता है, ध्यान रखिएगा, दो मीनिंग होती है। इंटेलिजेंस हो गया। प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब विवेक होता है, विवेक बुद्धि एक ही चीज़ हुई, है ना। और अकुमेन, अकुमेन क्लासेस में ही आप पढ़ रहे हो अभी, अकुमेन, ये सभी वर्ड क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्यूमेन, एक्यूमेन। स्टारी, स्टार वर्ड से बना है, तो स्टार का मतलब तारा होता है, हालांकि स्टारी का मतलब तारे जैसा, या फिर इसका दूसरा मीनिंग होता है ब्राइट, मतलब चमकीला। फॉलो करना, अनुसरण करना। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए, फ्यूटाइल वेन, इसका सिनोनिम्स हो गया। या अबोर्टिव, ABORTIVE, अबोर्टिव, फ्यूटाइल, फ्रूटलेस, फ्रूटलेस, ये सभी आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं। एक और वर्ड होता है फियास्को, फियास्को वर्ड का भी मीनिंग ध्यान रखिएगा, ये इडियम्स में भी कई बार आ चुका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ चुका है ना, फियास्को। नेक्स्ट, तो ये सभी वर्ड की मीनिंग भी पता चल गया, आंसर जो है हमारा एक्यूमेन है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो वर्ड है लैकोनिक, नेक्स्ट जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होगा, लैकोनिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा संक्षिप्त में, मतलब कम शब्दों में बताना किसी को। लैकोनिक का मतलब होता है सारांश, संक्षिप्त। तो इसके इंग्लिश में क्या होगा, इसके मीनिंग क्या होगा, कंसाइज, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो वर्ड है इसका कंसाइज, कंसाइज। समरी, आपने बचपन में बहुत सारी समरी लिखी होगी, है ना, समरी। सक्सिंट, सक्शिंट, है ना। लैकोनिक हो गया ब्रीफ, एब्रीविएटेड, एब्रीविएट फॉर्म में मतलब संक्षिप्त में, ये ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया कोई चीज़ हम रिटर्न में देते हैं, है ना, संक्षिप्त में लिखना। और कम बोलना, कोई चीज़ें कम, बड़ी चीज़ को बहुत कम ही बोल करके समझा दी जाए। टर्स यूज करते हैं, रैटिशेंट यूज करते हैं, अंडरस्टूड, कम बोलने वाले को। रिजर्व जो रहता है वो ज़्यादा। तो इसका जो एग्जैक्ट जो सिनोनिम्स होगा वो होगा कंसाइज होगा, अंडरस्टूड गाइस, ये कंसाइज इसका एग्जैक्ट सिनोनिम्स होगा। तो और वर्ड के मीनिंग, श्रूड का मीनिंग क्या होता है, श्रूड का मीनिंग होता है क्लेवर, कैनी, धूर्त टाइप, कनिंग, है ना, क्राफ्टी भी यूज कर सकते हो, क्राफ्टी। अंडरस्टूड गाइस। और भी वर्ड है, तो एक्यूट वर्ड कई बार आया है, विली, विली,
WI है बच्चों, WILY विली, या फिर एक वर्ड आया हुआ है एसएससी में एक्यूट। एक्यूट एंगल होता है ना, वही समझो। एक्यूट का मतलब भी होता है चालू टाइप का, चालाक। एंटोनिम्स कोई भी पूछेगा तो क्या होगा इसका एग्जैक्ट उल्टा, इनोसेंट हो जाएगा, इनोसेंट, या फिर क्रेडुलस हो जाएगा, क्रेडुलस। नेक्स्ट वर्ड क्लाइमेक्स, पता ही है आप लोगों को, पराकाष्ठा होता है एकदम से। पराकाष्ठा नहीं कह सकते हम। क्लाइमेक्स जो होता है एंडिंग पार्ट होता है ना किसी प्ले का, किसी मूवीज़ का क्लाइमेक्स मतलब लास्ट पार्ट जो होता है वही होता है। विम का मतलब क्या होता है, शनक होता है ना, सनक। विम वर्ड से बनता है विम्जिकल, विम्जिकल, विम्जिकल का मतलब सनकी। अब सनकी को और इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, मर्क्यूरियल, लिख लीजिएगा, कैप्रिशियस, कैप्रिशियस, मर्क्यूरियल, कैप्रिशियस, और भी वर्ड हैं इसके, वेगेरस, वेगेरियस, और फीकल माइंडेड मतलब चेंजेबल माइंड का, जो अभी कुछ सोचता है अभी 2 मिनट में कुछ। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक, ये जो सभी वर्ड हैं वेवर्ड टाइप का। वेवर, वेवर का मतलब जो स्थिर ना हो। वैसिलेटिंग भी, जो स्थिर ना हो। हालांकि वैसिलेटिंग वर्ड यूज अलग जगह किया जाता है बट इसके सिनोनिम्स में आता है। वैक्सीलेट, वैक्सीलेट का मतलब, वैसिलेट का मतलब क्या होता है, VACCILATE, जो स्थिर ना हो। अब अस्थिर दिमाग के व्यक्ति को ही तो हम चंचल बोलते हैं या सन की बोलते हैं कि अभी सोचता कुछ है अभी कुछ और कर देगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, तो अभी फ़िलहाल मैं, देखिए आंसर तो ये होगा, मैं साथ में मीनिंग्स भी बताते चल रहा हूँ, और ऐसे मीनिंग्स बताते चल रहा हूँ आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, है ना। बुक्स में सीधे आंसर देखते हैं, आंसर लिख देते हैं। आपकी नॉलेज इंप्रूव कराने के लिए पूरी बुक्स पढ़ोगे, लेकिन मेरे 20-25 भी सेट कर लिए तो आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी। वैलिडिक्ट्री, वैलिडिक्ट्री जो वर्ड है इसी से बना है वैलिडिक्शन। वैलिडिक्ट्री का मतलब होता है ऑन द फेयरवेल, मतलब फेयरवेल या विदाई का, विदाई के टाइम जो भी चीज़ें हम करते हैं ना, वैलिडिक्ट्री बोलते हैं उसको। वैलिडिक्ट्री स्पीच होती है, विदाई भाषण, है ना। वैलिडिक्ट्री गिफ्ट होता है, विदाई के टाइम पे हम गिफ्ट जो देते हैं। तो इसका, अब विदाई का मतलब क्या होता है समझते हो, किसी चीज़ का समापन, मतलब कि कहीं आप एजुकेशन ले रहे हो वहाँ पे वो लास्ट दिन है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा क्या हो सकता है, हेजिटेंट हो सकता है, नहीं, हिचकिचाना होता है इसका मतलब। हेजिटेंट का मतलब संकोची व्यक्ति। रेडिक्यूल हो सकता है, नहीं, मजाक उड़ाना किसी का, किसी का मजा लेना। डिसेप्शन हो सकता है, नहीं, धोखा देना होता है, चीट होता है ना। डिसेप्शन का मतलब धोखा देना होता है, गाइड। टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, लास्ट पॉइंट, है ना, विदाई, उसी से मिलता जुलता है। तो ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। सिनोनिम्स का ये मीनिंग नहीं होता कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। सिनोनिम्स का मतलब तो सिमिलर, जो उससे मिलता जुलता। नेक्स्ट वर्ड है डिनोमिनेंट। डिनोमिनेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, डिनोमिनेंट का मतलब वही होता है जो क्लाइमेक्स का मीनिंग होता है ना। और वर्ड के इम्प्रॉपर, जो प्रॉपर नहीं हो, है ना, इम्प्रॉपर। सिस्टमेटिक, इसका जस्ट इम्प्रॉपर का उल्टा है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब व्यवस्थित। ग्लोरियस का मतलब भव्य। ग्लोरियस के वर्ड अगर आप लिखना चाहोगे तो स्प्लेंडेड हो जाएगा, मैग्निफिसेंट होता है, लिख लीजिए, कई बार आया हुआ, मैग्निफिसेंट। ग्लोरियस होता है स्प्लेंडिड, ग्रैंडियोर। ये जो वर्ड हैं ये आपस में, और म्यूनिफिसेंट भी होता है, मैनिफेस्ट। नेक्स्ट वर्ड, तो यहाँ पे हो गया इसका सिनोनिम्स, क्या होगा, ये होगा क्लाइमेक्स। नेक्स्ट जो वर्ड है 16 नंबर, बुकोलिक। बुकोलिक का मतलब होता है गंवार टाइप का, गांव खेड़े का आदमी, है ना, असभ्य टाइप का व्यक्ति। अब इसका एंटोनियम्स पूछा है, ध्यान रखिएगा, वर्ड क्या पूछा है, वर्ड अपोजिट मीनिंग क्या होगा।
तो रस्टिक तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। रस्टिक का भी मतलब गंवार होता है। डल का मतलब मंद बुद्धि का में मिलता जुलता वर्ड है। फेयर्स का मतलब होता है खूंखार और ख़तरनाक टाइप का, है ना, उज्जै टाइप का। तो बचा क्या, ट्रैंक्यूल। ट्रैंक्यूल का मतलब शांत स्वभाव का व्यक्ति, शांति होता है वैसे ट्रैंक्यूल। अब ट्रैंक्यूलिटी बनता है ट्रैंक्यूल वर्ड से ही, ट्रैंक्यूल से ही बनता क्या है, ट्रैंक्यूलिटी, शांति, है ना। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, कामनेस होता है। दूसरा वर्ड क्या होता है, सेरेनिटी। सीरीन होता है ना, सीरीन से सेरेनिटी बनता है, सेरेनिटी। प्लाशिड, ये होता है प्लाशिड, इसके सिनोनिम्स ये होता है ट्रैंक्यूल। कंपोज्ड, शांत स्वभाव, कंपोज्ड, अंडरस्टूड गए। ये सभी वर्ड आपस में सिनोनिम्स होते हैं, हालांकि इसका एंटोनियम्स यही होगा। नेक्स्ट, कंपेंडियम। कंपेंडियम का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त या सारांश, है ना। ये समरी का मीनिंग होता है, समरी इसी का मीनिंग होता है, आउटलाइन किसी चीज़ की। प्रेसी और आउटलाइन ये दोनों वर्ड इसी के सिनोनिम्स हैं। पूछा क्या है, अपोजिट। अब कोई चीज़ संक्षिप्त है मतलब कम भाषा में ही चीज़ें समझा दी गई है, कंपेंडियम का मतलब यही होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा, विस्तार हो जाएगा, एक्सपेंशन। ये आपका इसका अपोजिट हो जाएगा। रेफरेंस, पता है इसका कोई मिलता जुलता यहाँ से है ही नहीं, मीनिंग ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट, चेस्टाइज। देखिए एक चीज़ और देखते हैं, चैस्टिटी एक वर्ड होता है, चैस्टिटी, चैस्टिटी या चैस्ट, CHASTE। चैस्टिटी का मतलब पवित्रता होता है, और चैस्ट का मतलब होता है किसी को सम्मान देना, किसी को पवित्र करना, प्योर, रेवरेंस, अंडरस्टूड। तो ध्यान रखिएगा, ये कन्फ्यूज मत होइएगा। और चैस्टिटी का, चस्टाइज का मतलब क्या होता है, यही है ना, इसका मतलब होता है पनिश करना, यानी किसी को दंड देना, स्कॉल्ड, पनिश, या फिर एडमोनिश, रैप्रीमेंड। तो ये सभी वर्ड क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं चेस्टाइज के, अंडरस्टूड। एंटोनिम्स पूछा है ना, देखिए रेसिस्ट का मतलब होता है रोकना, रिपेल का मतलब होता है पीछे ढकेलना या पीछे ले जाना, मतलब अट्रैक्शन का, अट्रैक्ट का उल्टा ही रिपेल होता है, रिपेल। तो प्रेफर जो वर्ड है, प्रेफर, इसका क्या मीनिंग होता है, वन मिनट गाइस। प्रेफर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, कंपैरेटिवली आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हो, चूज़ कंपैरेटिवली, इसका मतलब होता है टू चूज़ या टू सेलेक्ट कंपैरेटिवली। तो एक ही ऑप्शन बचा, इसका मतलब होता है किसी को डांट फटकार लगाना, और प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। अब प्रेज के सिनोनिम्स लिख लीजिए जो अभी तक एग्जाम्स में आए हुए हैं, सभी सिनोनिम्स में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। प्रेज जो वर्ड है उसके सिनोनिम्स, सबसे पहले इसका सिनोनिम्स LAUD, लाउड, या लाउड से लाउडेशन भी बनता है। नेक्स्ट जो वर्ड है इसका C से कमेंड, प्रशंसा करना होता है। कमेंड, कमेंड से कमेंडेबल होता है, प्रशंसनीय स्पीच। व्हाट अ कमेंडेबल स्पीच डिलीवर्ड बाय नरेंद्र मोदी, है ना, कमेंड यूज कर देते हैं। एक्सटोल, यूलोजी, एनकोमियम, पैनेजिरिक, PANEGYRIC, पैनेजिरिक। ये जो वर्ड है ये है ना, अप्रिशिएशन या अप्रिशिएट यूज कर सकते हो, अप्रिशिएट। ये सभी वर्ड क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं प्रेज के। ध्यान रखिएगा ये एग्जाम्स में अभी कहीं मिलेंगे, तो आपको पहले ही पढ़ा दिया हूँ, तो ये आपको मीनिंग पहले से पता चल गया है, अंडरस्टूड। तो ये आपका एंटोनिम्स। डाउंट, डाउंट का मतलब डर होता है, फियर, डर, है ना, डरना। एनकरेज का मतलब होता है उत्साहित करना, किसी को, है ना, उत्साहित करना,
इसका उल्टा क्या होता है, डिस्करेज होता है। तो एनकरेज किसका उल्टा रहता है, डिस्करेज का उल्टा रहता है ना, हतोत्साहित करने का। लेकिन यहाँ पे है किसी को डराना। डिस्कार्ड का मतलब फेंक देना, यूज ना करना, कोई चीज़ डिस्कार्ड करते हैं। गिव अप या लीव इसका सिनोनिम्स होता है। डिक्रीज का मतलब डिमिनिश होता है, कम करना। ड्विंडल भी होता है, लिख लीजिएगा, ये कई बार आया है। ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब कम करना होता है या धीरे चलना भी होता है। ड्विंडल। तो एक ही आपका एंटोनियम्स इसका बचा, यही रिजॉयस। इसका मतलब होता है डरना, भयभीत होना। इसका मतलब होता है इंजॉय करना। रिजॉयस का मतलब होता है टू इंजॉय, आनंद उठाना किसी चीज़ का। नेक्स्ट ओब्लिवियस। ओब्लिवियस का मतलब होता है भुलक्कड़, फॉरगेटफुल, है ना। हाइडियस का मतलब तो बहुत बुरा, भयानक सा, है ना। हाइडियस मतलब होता है बहुत बुरा, तो ये होगा ही नहीं, भुलक्कड़ होता है इसका मीनिंग। अनअवेयर कह सकते हो, जो भूल जाता हो, जो जो अवेयर्ड नहीं हो, है ना। फॉरगेटफुल। विक्टोरियस, विक्टोरियस का मतलब विजेता। एडवेंटेजियस, एडवांटेज उठाने वाला व्यक्ति, किसी का एडवांटेज उठाने वाला, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, फ़ायदा उठाने वाला व्यक्ति, है ना। कॉन्शियस क्या होता है, याद रखने वाला या चेतन। अंडरस्टूड। कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर्ड, तो इसका जो उल्टा होगा वो कॉन्शियस ही होगा। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अरे सॉरी, आपका सिनोनिम्स हो गया, ग्रामर हो गया और एंटोनिम्स हो गया। अब आपका ये है इडियम्स। एन आयरन विल, आयरन मतलब लोहे जैसा, है ना, मतलब मजबूत। विल का मतलब इरादा, इच्छा। तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा, ये मीनिंग ही पूछ रहा है, इडियम्स की मीनिंग। देखो मीनिंग ऑफ द इडियम्स, ये इडियम्स है, इनका मीनिंग ऑप्शन में क्या होगा। तो इसका मीनिंग जो होगा वो फर्म ओपिनियन। फर्म ओपिनियन का मतलब दृढ़, है ना। ओपिनियन समझते ही हो, दृढ़ इच्छा, वैसे इसकी एग्जैक्ट मीनिंग जो होती है। अ वाइडली डिबेटेड इशू, जो बहुत ज़्यादा डिबेट की गई है जिन इशू पे, वो होगा नहीं, ये नहीं हो सकता। फेयर बार्गेनिंग, बार्गेनिंग से कोई लेना देना नहीं। इम्प्रैक्टिकल प्लान, कोई नहीं। नेक्स्ट जो वर्ड है इसका ये आएगा आंसर, गेट इनटू अ शूप। गेट इनटू अ शूप का मतलब होता है बच्चे कि इसका मीनिंग मुसीबत में पड़ना, या किसी चीज़ को मुसीबत बना देना, या प्रॉब्लम खड़ी कर देना। अंडरस्टूड। गेट इनटू शूप। ऑप्शंस क्या है, टू मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट, चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाना। टू बी वरीसम, चिंतित होना। टू गेट एन एडवांटेज, फ़ायदा उठाना। टू बी फैमिलियर ऑफ, किसी चीज़ के बारे में पता होना, जानकारी रखना। फैमिलियर ऑफ समथिंग, फैमिलियर विद होता है वैसे किसी व्यक्ति से, और ऑफ समथिंग किसी वस्तु से। तो देखिए इसका मतलब होता है किसी चीज़ को मुश्किल बना देना या मुश्किल में, तो ये फर्स्ट आएगा इसका। हाउल ओवर द कोल्स। हाउल ओवर द कोल का मतलब होता है डांट फटकार लगाना, तो स्कोल्ड हो जाएगा। एक और वर्ड होता है इसी का, वो भी फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का भी मतलब होता है डांट फटकार लगाना। टॉक इररेलिवेंटली, इररेलिवेंट बातें करना, है ना, मुद्दे की बातें ना करना। बीट अबाउट द बुश, है ना, या आप ये कह सकते हो बीट अबाउट द बुश का भी मतलब होता है टॉक इररेलिवेंटली। या फिर एक वर्ड और होता है सरकम लोक्यूट, सरकम लोक्यूट, सरकम लोक्यूशन होता है। सरकम लोक्यूट वर्ड का मीनिंग होता है मुद्दे पे ना बात करके इररेलिवेंट बातें करना, घुमा फिरा के बातचीत करना, ये कहने का मतलब। विदाउट होप, बिना होप का। विदाउट होप का मतलब होता है डिजेक्टेड, मायूस, डिजेक्टेड। डोलफुल, है ना, ये दोनों वर्ड हैं विदाउट होप। डिसअपॉइंटेड भी कह सकते हैं। लॉफ हार्टली, दिल से हंसना, ये नहीं होगा। आपका आंसर जो होगा सी होगा।
नेक्स्ट जो वर्ड है टू कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है सफल होना, सफल व्यक्ति को हम कैरी द डे बोलते हैं। रन अवे मतलब भाग जाना। अब रन अवे का एक इडियम्स होता है, क्या होता है? सो क्लीन पेयर, क्लीन पेयर ऑफ हील्स, अंडरस्टूड? सो क्लीन पेयर ऑफ हील्स, अंडरस्टूड केस? तो इसका तो ये भागने से कोई लेना देना ही नहीं। टू कैरी द डे का मतलब होता है, हम कहते हैं ना कि आज मेरा दिन आया है, मतलब सफल हूँ, तो इसका मतलब होता है सफलता पाना या विजयी हो जाना। टू सक्सीड होगा इसका आंसर। टू डाई वाइल इन सर्विस, सर्विस के दौरान मरना, इसका इडियम्स क्या होता है? टू डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस। देखिए मैं आपको इडियम्स वर्ड देख करके इडियम्स बता रहा हूँ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, हल्के में मत लीजिएगा इसको, मेहनत करिए। नेक्स्ट है टू टेक एन अनइम्पॉर्टेंट टास्क, अनइम्पॉर्टेंट टास्क को ले लेना। नेक्स्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा। गो ओवर का मतलब होता है बच्चों एग्जामिन करना, किसी चीज़ को जांचना, जांच करना, रिव्यू हो जाएगा। कंटिन्यू मतलब जारी रखना। हार्मोनाइज का मतलब होता है शांति बना, शांत करना। टर्मिनेट का मतलब होता है निकाल देना। नेक्स्ट वर्ड जो है नेहा वॉज टू क्लेवर टू सी थ्रू रोहन्स ट्रिक। देखिए आपको मीनिंग्स बता देता हूँ। सी थ्रू वंस ट्रिक, चालाकी ताड़ना। इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है किसी की चालाकी ताड़ना। नहीं कहते यार मैं तुम्हारी चालाकी समझ गया, तो किसी की आइडिया, चालाकी का मतलब तो आप समझ ही रहे होगे, इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है। तो ये जो वर्ड है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है ये करेक्ट है, नो इम्प्रूवमेंट होगा, अंडरस्टूड? सी एट का मतलब देखने से है, सी इंटू का मतलब झांकने से, है ना? और इन्वेस्टिगेट करने से भी होता है सी इंटू, है ना? आई एम गोइंग टू सी इंटू द केस, छानबीन करना। नेक्स्ट 27, ही हैज़ बिन वर्किंग, वो काम कर रहा है, फॉर सेवरल ईयर्स, काफ़ी सालों से, ऑन दिस थियरी, इस थियरी पे सालों से वो काम कर रहा है। क्या? ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब जो होता है ये होता है रुक रुक करके, मतलब इरेगुलर काम कर रहा है काफ़ी। हम क्या कहेंगे जनरली, हम बोलते हैं कि वो सालों से लगातार कार्य कर रहा है, तो रेगुलरली यूज करेंगे हम। इस क्वेश्चन को बुक ने छोड़ रखा है, मतलब उन्होंने ऐसे मार्क कर दिया है कि उनको मतलब थोड़ा वो डाउट में रहे होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसका आंसर ए होगा, रेगुलरली। सेंटेंस का सेंस ही आप समझो ना कि ही हैज़ बिन वर्किंग, वो काम कर रहा है ना, सालों से, काफ़ी सालों से, इस थियरी पे काफ़ी सालों से लगातार कार्य कर रहा है। अगर आप जल्दी से सेंटेंस बोलोगे तो आपके यही सेंस आएगा ना, लगातार कार्य कर रहा है यानी कंटिन्यू कार्य कर रहा है, यानी रेगुलरली कार्य कर रहा है, अंडरस्टूड? ऑफ एंड ऑन का जो मीनिंग होता है वही ऑन एंड ऑफ का मीनिंग होता है, दोनों का मतलब होता है इरेगुलर, रुक रुक करके। और ये तो ऐसे लिख रखा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको कंफ्यूज करते हैं वो, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। नेक्स्ट, इस बुक ने भी इसका आंसर नहीं दिया है, बच्चों की तो बात ही छोड़ दो। नेक्स्ट है 28 नंबर, आई एम डेफिनेटली लेट, वास्तव रूप में लेट हूँ। द बस विल हैव लेफ्ट द बस स्टॉप बाय द टाइम आई रीच देयर। बाय द टाइम का मतलब जब तक, इसे कहने हुए मैं डेफिनेटली लेट हूँ, है ना, जब तक आई रीच देयर, मैं वहाँ पहुँचूँगा, ट्रेन जा चुकी होगी। यही कहने का मतलब है ना, बस जा चुकी होगी। सेंटेंस का सेंस क्या होता है? अगर जब तक वर्ड यूज कर दिया तो आपका सेंटेंस कैसे बोलोगे हिंदी में? जब तक मैं वहाँ पे पहुँचूँगा तो ट्रेन जा चुकी होगी, यानी फ्यूचर परफेक्ट यूज करोगे, जो कि यहाँ पे पहले यूज किया गया है, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हैविंग हैड इन द USA एम्बेसी फॉर अ लॉन्ग टाइम,
बहुत ज़्यादा समय तक एम्बेसी यूएसए एम्बेसी में रहने के बाद। मिस्टर गुप्ता हैज़ मेट मेनी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों से मिस्टर गुप्ता मिले, है ना। मिस्टर गुप्ता ने बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों से मिले हैं। एक चीज़ ध्यान देना, हैविंग हैड तो यूज़ ही नहीं करते हैं, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बी का बीन यूज करते हैं, हैविंग बीन, है ना। ये आप लोगों को जब वर्ब एडवांस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा पार्टिसिपल्स के बारे में, अंडरस्टूड, पार्टिसिपल्स के बारे में, तो ये चीज़ें बताऊंगा आपको। यहाँ पे हैविंग बीन यूज किया जाएगा। ये ही हैड ही बीन नहीं हो सकता, ही हैज़ बीन नहीं हो सकता, क्यों, ही का यूज़ हम कर ही नहीं सकते हैं, सेंटेंस में ऑलरेडी व्यक्ति का नाम दिया है यहाँ पे, है ना, आगे, तो हम यहाँ पे फिर दोबारा सब्जेक्ट में क्यों यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, आपको इस तरह के मैं आपको एरर भी दिखा दूंगा कि व्यक्ति का जब नाम दिया होता है तो उसी सेंटेंस में प्रोनाउन उसका यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट 30 नंबर, द गेस्ट स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट्स। फ्यू मोमेंट मतलब कुछ क्षण के लिए, कुछ एक क्षण के लिए गेस्ट जो थे, मेहमान जो थे, वो शांति से खड़े हो गए, यही कहने का मतलब है खड़े हुए। एक चीज़ ध्यान देना, कुछ की इंग्लिश पॉजिटिव वे में ही तो यूज़ किया जाता है, अ फ्यू होता है, अ फ्यू का एग्जैक्ट मीनिंग ही होता है सम, और फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, नॉट मेनी, मतलब इनसफिशिएंट, इसका जो मीनिंग होता है ना, इनसफिशिएंट के सेंस में यूज़ किया जाता है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या होगा, अ फ्यू मोमेंट्स यूज़ किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कहाँ पे, इसका ये रहा, अ फ्यू मोमेंट्स आ जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है, अब मैं आपको लेकर चलूँगा, ये क्या है, द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज, मतलब ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको समझ करके इसका सब्सटीट्यूट मतलब इसी की मीनिंग में कौन सा वर्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस के क्वेश्चन अब मैं आपको कराऊंगा। तो पहला जो वर्ड है, पहला जो क्वेश्चन है दिया गया है, ये है गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपल, कुछ लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट है ना चलाई जाती है उसको क्या कहते हैं, ओलिगार्ची सिस्टम, कुछ लोगों के द्वारा। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, नौकरशाही। डिक्टेटरशिप क्या होता है, निरंकुश शासन। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, कुलीन वर्ग के द्वारा, जब है ना, अगर यहाँ पे लिखा होता है कि गवर्नमेंट बाय सम एलिट पर्सनालिटी, एलिट, है ना, या नोबल भी बोलते हैं ना, जो बहुत पढ़े लिखे और बहुत ऊंचे तबके के लोग होते हैं, ऊंचे तबके के लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट 32 नंबर, द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, अविवाहित रहना मतलब ब्रह्मचर्य रहना, सेलिबेसी हो जाएगा। सेलिबेसी का मतलब ब्रह्मचर्य होता है। नियोगामिस्ट का मतलब क्या होता है, हाल ही में जो लोग शादी किए हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं नवविवाहित, न्यूली मैरिड कपल, है ना, नियोगामिस्ट। इम्प्लोरर का मीनिंग क्या होता है, प्रार्थना करने वाला। शेफरन का मतलब होता है जो देख रेख करती है, लेडीज़, ऐसी लेडीज जो गर्ल हॉस्टल में या बच्चों की देख रेख करती है उसको शेफरन बोलते हैं। और मैट्रन शेफरन दोनों एक ही जैसे होते हैं, है ना, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनमें, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड है ना दोनों ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 5 ईयर्स, ऐसा इवेंट जो 5 साल में एक बार होता है, क्विनक्यूनियल होता है, क्विनक्यूनियल। और सेप्टेनियल क्या होता है, जो 7 साल में होता है। इंटरिग्नल क्या होता है बच्चों, ये इंटरिग्नल है, इंटरिग्नम है, ये दो राजाओं के बीच का जो टेन्योर होता है, जो काल होता है, जो समय काल होता है, उसको हम इंटरिग्नम बोलते हैं। पन का मतलब यमक अलंकार वगैरह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेज एट एन इन में मतलब किसी सराय पे, इन का मतलब सराय होता है, होटल्स वगैरह उसको बोलते हैं इन। हाईवे इन होटल हमारे घर के बगल में ही है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हॉर्सेज एट इन, जो हॉर्सेज की देखभाल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑस्टलर,
ये होता है ऑस्टलर। कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा आपके लिए, ये आंसर होगा। तो इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? चैंडलर, इस कैंडलर होता है, वैसे स्पेलिंग इसकी CH से स्टार्ट होती है बट कैंडलर पढ़ते हैं। कैंडल बेचने वाले व्यक्ति को हम कैंडलर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ये कैंडलर होता है, उस कैंडल बेचने वाले व्यक्ति जो होते हैं उसी को बोला जाता है कैंडलर। अंडरस्टूड। एफिमिनेट का मतलब औरत जैसा, जो औरत जैसी भाषा निकालता है, औरत जैसे चाल चलन होते हैं, उसको बोलते हैं एफिमिनेट। मान लीजिए किसी लड़के की औरत जैसी आवाज़ है तो हम कहेंगे कि उसकी जो आवाज़ है वो औरत जैसी है, हिज वॉइस इज़ एफिमिनेट। अंडरस्टूड। तो इसका वुमनिस, इसका जब भी सिनोनिम्स पूछा जाएगा तो वुमनिस होता है, वुमनिस। नेक्स्ट जो वर्ड है, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, छटपिटाना, यार समझो ना। टू स्ट्रगल है ना, संघर्ष करना, मतलब संघर्ष कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ना। छटपिटाना जो हिंदी में हम अपनी भाषा में, जो गाँव की भाषा होती है, नहीं कहते यार वो छटपिटा रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था, हाथ पैर इधर उधर बस मार रहा था, कोशिश कर रहा था। फ्लाउंडरर होता है बच्चों, फ्लाउंडरर। अंडरस्टूड। यही आंसर होता है इसका। इसका मतलब गंवार होता है, इसका मतलब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है ये है स्पेलिंग मिस्टेक पे, स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में। तो एडहेरेंट, एरोनॉट, एडवर्सरी, एडमिसिबल। देखिए एडहेरेंट का मतलब होता है अनुयायी, किसी का बहुत घनिष्ठ अनुयायी, जो बहुत ज़्यादा चिपका हो उससे, उसको बोलते हैं। स्पेलिंग करेक्ट है। एडवर्सरी का मतलब होता है द्वंद्वी, प्रतिद्वंदी, अपोनेंट, एंटागोनिस्ट। तो ये स्पेलिंग इसकी भी करेक्ट है। एरोनॉट की स्पेलिंग गलत है, एरोनॉट की स्पेलिंग होती AER, ध्यान रखिएगा, एरोनॉट ये होता है स्पेलिंग। एडमिसिबल की स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट वर्ड जो है, नेक्स्ट पैसेंजर, PASSENGER करेक्ट है। क्वेरल्ड, RRL है, करेक्ट है ये भी। रेमिटेंस का मतलब होता है पेड मनी, है ना, पेड अमाउंट को बोलते हैं रेमिटेंस, जमा की गई धनराशि। अटेंडेंस, अटेंडेंस में DANCE होता है, अटेंडेंस की जो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ATT होता है, ENDANCE, इसने ENCE लगाया है। अंडरस्टूड। तो यही आपका गलती है, अटेंडेंस। नेक्स्ट जो वर्ड है ब्यूटिशियन, BEAUTICION होता है, SIAN लिखा है, CIAN होगा, तो ये गलती आ गई इसमें 38 में। और वैसे बाइलिंगुअल की स्पेलिंग करेक्ट है, बलून की करेक्ट है। बारबेरियन, बारबेरियन का मतलब होता है सैवेज, जंगली, असभ्य व्यक्ति। लिख लीजिएगा आप लोग, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे लेकिन बोल रहा हूँ। जितनी चीज़ें भी मैं ये प्रैक्टिस कराते हुए बोलता हूँ वो सब चीज़ें लिख लीजिए। नेक्स्ट 39, एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट का मतलब शर्मिंदगी होता है। एग्जेस्पिरेशन, EXASPERATION करेक्ट है। फर्मेंटेशन, FERMANTAION ये भी सही है। फर्मेंटेशन और एग्जेस्पिरेशन दोनों का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। रैथ, WRATH उसका भी मतलब गुस्सा होता है। इंडिग्नेशन उसका भी मतलब गुस्सा होता है। एंगर उसका भी मतलब गुस्सा होता है। बहुत सारे वर्ड्स आपको बता दूंगा। अंडरस्टूड। खीज भी बोलते हैं ना, कहते खीज टाइप की, उसके अंदर गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है। एग्जेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन दोनों सेम मीनिंग है, दोनों की स्पेलिंग करेक्ट भी। इमेंसिपेशन होता है, इमेंसिपेशन, आई नहीं रहेगा बच्चों ये, इसमें एक जो ये आई है ना, ये नहीं रहेगा, इसमें एक आई एक्स्ट्रा दे रखा है। अब आपको मैं बताता हूँ इमेंसिपेशन की स्पेलिंग एग्जैक्ट होती है EMANCIPATI, इमेंसिपेशन। ये एक दो आई दे दिया है, गलत है, फर्स्ट आई डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट 40 मार्क्स, 40 नंबर। गॉर्जियस की स्पेलिंग करेक्ट है। ग्रैंड्योर, ग्लूटन और ग्रेचुटस, ग्रेचुटस का मतलब होता है फ्री का, कोई चीज़ मुफ्त का। एक वर्ड आप देखोगे ग्रैटिस होता है,
ग्रेटिस मतलब मुफ्त का, इसी का सिनोनिम्स है फ्री ऑफ कॉस्ट। स्पेलिंग करेक्ट है, गॉर्जियस की भी स्पेलिंग करेक्ट है। ग्रैंडियोर की स्पेलिंग अभी तो मैंने पीछे आप लोगों को लिखा था, ग्रैंडियोर DEUR होता है, DUER लिखे हैं, DEUR होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 40 क्वेश्चन हमने करवा दिए, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बच्चों। अब इसमें मैं बताता हूँ क्लोज टेस्ट है। देखिए क्लोज टेस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ क्या होता है। क्लोज टेस्ट में हमेशा पैसेज को देखो, कभी कभी क्लोज टेस्ट ईजी आ जाता है, कभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कभी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। डिफ़िकल्टी लेवल कैसे होता है, आपकी वोकैबुलरी कमज़ोर है, जो वर्ड उसमें ऑप्शन में दिए हैं वो आपने सुने नहीं है, चीज़ें डिफ़िकल्ट लगेंगी। जो मुद्दे पे है क्लोज टेस्ट, वो मुद्दा ही नहीं समझ में आ रहा है आपको, मतलब जो पर्पज़ है उस पैसेज है, जो पैसेज जिस चीज़ के बारे में लिखा गया है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, है ना, स्टूडेंट हो आप आर्ट्स के, क्लोज टेस्ट कोई बायोलॉजी का रिसर्च का दे दिया, है ना, कोई रिसर्च का कोई दिया हुआ है, तो वो आपको डिफ़िकल्टी होगी, है ना। हालांकि आप कंपटीशन के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको लगभग हर सब्जेक्ट माना जाता है, जीएस में पढ़े हो और हर तरह के थोड़ा एक समझदार इंसान, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं आपको लगेगा कि क्लोज टेस्ट का कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तो वोकैबुलरी और ग्रामर अच्छी कर लेंगे आप, तो अगर 10 नंबर का क्लोज टेस्ट है तो उसमें 8 करेक्ट हो ही जाएंगे अगर ग्रामर वोकैबुलरी। लेकिन 2 क्वेश्चन जो 10 नंबर के आते हैं क्लोज टेस्ट ना, उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं उस टॉपिक के बेस पे, उस टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो आप उसको करना मुश्किल हो जाता है ना। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। 6 to 7 ईयर्स मैंने टीचिंग की है, 7 ईयर्स ही लगा लो, 1 साल तो मैंने ट्यूशन्स पढ़ाया, 6 साल तो मैंने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, तो 7 ईयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस है। प्लस 2 बार NDA रिटन क्वालिफाई हूँ, 3 बार CDS का रिटन क्वालिफाई हूँ, 2 बार SI सेलेक्टेड हूँ, है ना, 2 टाइम्स SI सेलेक्टेड हूँ, उसके बाद 1 टाइम नेवी सेलेक्टेड हूँ, और 2010 से प्रिपरेशन स्टार्ट की है मैंने, पहले NDA की थी, है ना, और आज 2022 है। टोटल 12 साल का जर्नी मेरा रहा है, तो 12 साल से मैं कंपटीशन को जानता हूँ, 12 साल से कंपटीशन को, इसलिए जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो ऐसे नहीं कि 4 दिन में मैंने तैयारी किया और एग्ज़ाम निकालना अलग बात होती है, उसको एनालिसिस करना, एनालाइज करना, उसके पैटर्न को, उसकी चीज़ों को, वो डिफरेंट चीज़ होती है ना। आपको मैं पढ़ा दूंगा, है ना, कुछ चीज़ें बता दूंगा, कोई किताब बता दिया कि ये इतना पढ़ लो इससे एग्ज़ाम्स में, इससे बाहर नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो आपको एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसकी ग्रेविटी, उस एग्ज़ाम की ग्रेविटी, उसकी सीरियसनेस, वो चीज़ें तो आपको पता चलेंगी जब आप इन चीज़ों में रहोगे, जब जियोगे इसमें। खैर वो सब छोड़िए, पढ़ाई से हट के बातें हैं। यहाँ पे आते हैं क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट किस चीज़ के बारे में दिया है, एक बार कर्सरी ग्लांस से पढ़ लेते हैं। यूथ इज़ द, तो यानी यूथ के बारे में दिया है। गिफ्ट ऑफ द गॉड, यूथ जो है गिफ्ट, गॉड का गिफ्ट है, ऐसे कुछ बोला जा रहा है। सेज एन ओल्ड उपनिषद, एक ओल्ड उपनिषद ने ऐसा बोला। लेट अस इन इट, इसमें कुछ कह रहा है कुछ करने के लिए। इट इज़ द ग्रेट फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव का मतलब होता है डेवलपिंग, मतलब विकासशील, अंडरस्टूड। फॉर्मेटिव फॉर्म वर्ड से, फॉर्म का मतलब होता है बिल्ड, बनाना, तो फॉर्मेटिव का मतलब क्या हो गया, डेवलपिंग, अंडरस्टूड। ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का ये बहुत ही डेवलपिंग, है ना, विकासशील समय होता है, ऐसे कुछ बोला जा रहा होगा। ब्रीफ बट पावरफुल, थोड़ा होता है, किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, थोड़ा होता है यूथ के बारे में, जो जवानी हमारी है ना, उसके बारे में, कि बहुत ही कम टाइम का होता है लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। वी आर देन एबल टू, हम काबिल हो जाएंगे, किस चीज़ के काबिल हो जाएंगे, द वर्ल्ड विद फीलिंग्स प्योर एंड विद अनवर्डली। देखिए ये जो मुद्दा है, ये जो पैसेज दिया गया है, ये कहीं ना कहीं आपके यूथफुलनेस के बारे में दिया गया है, मतलब जवानी के बारे में, कि है ना, कि ये भगवान का गिफ्ट है, तो ये आप समझने की कोशिश करिए, है ना, इसको नहीं बर्बाद करो इधर उधर सोचने में। अब इस समय बहुत ये
थोड़े समय के लिए तो होता है लेकिन बहुत पावरफुल होता है। इसमें आप कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी बिगड़ सकते हो। मतलब मैं अपने तरफ से भी कुछ जोड़ करके बोल रहा हूँ, लेकिन है इसी चीज़ के मुद्दे के बारे में, समझिए। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिएगा, ऑप्शन क्या कह रही है। यूथ इज़ द गिफ्ट ऑफ द गॉड, गॉड का गिफ्ट है। अब कैसा गिफ्ट है? इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव का मतलब एक्सपेंसिव का उल्टा सस्ता होता है, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। तो क्या महंगा गिफ्ट है या सस्ता गिफ्ट है? सस्ता गिफ्ट है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। यूजलेस गिफ्ट है? भाई जवानी जो भगवान ने हमें दी है ये यूजलेस थोड़ी है। स्मॉल है, छोटा है? नहीं। बेस्ट है? हाँ, ये बेस्ट गिफ्ट है भगवान का। समझ में आ गया? तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एग्ज़ाम में एक तो प्रेशर रहता है इसलिए आप नहीं कर पाते हो, थोड़ी प्रैक्टिस नहीं करके गए होते पहले अच्छे से। ये किसने बोला है? सेज एन ओल्ड उपनिषद, एक ओल्ड उपनिषद ने ये बात बोली है। लेट अस इन इट, इसमें चलो हम इसमें देखिए, डांस करेंगे इसमें? नहीं। जिएंगे इसके अंदर? सोएंगे इसके अंदर? नहीं। जिंदा रहेंगे? नहीं। रिजॉयस का मतलब होता है इंजॉय करना, चलो हम इसका इंजॉय करते हैं या इसका आनंद उठाते हैं। जो जवानी है उसका आनंद उठाते हैं, जो जवानी के दिन। आगे क्या बोला जा रहा है कि इट इज़, यही आएगा है ना, और दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि और दो कोई फिट नहीं बैठेगा। इट इज़ द ग्रेट, बहुत विकासशील, ग्रेट का मतलब बहुत ज़्यादा, फॉर्मेटिव ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे विकासशील क्या है? ऑप्शन में क्या क्या है? लेसन है ये, रिसोर्स है, आइडिया है या पीरियड है? हाँ, सबसे इंफॉर्मेटिव पीरियड है। अंडरस्टूड? ब्रीफ है मतलब थोड़ा सा ही है लेकिन शक्तिशाली, पावरफुल है। ऑन यूथ। वी आर देन एबल टू, तब हम किसके लायक हो जाएंगे? वर्ल्ड को, है ना, वर्ल्ड को विद फीलिंग्स, भावनाओं के साथ सामना, विश्व का सामना करने के लायक हो जाएंगे। वी आर देन एबल टू फेस द, क्या हो जाएगा? फेस द वर्ल्ड। रूम मतलब घूमना होता है, टारगेट मतलब टारगेट करना, चैलेंज मतलब चैलेंज करना। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है एंड विद, विद के साथ देखिए, ध्यान रखिएगा, विद के साथ यहाँ पे भी क्या आया है? विद फीलिंग्स, नाउन आया है ना। प्रेपोजिशन के साथ नाउन यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? तो विद प्रेपोजिशन के बाद इसमें क्या आएगा? नाउन आएगा। अनवर्ल्डली, ऑप्शन क्या क्या है? रिलीजियसली एडवर्ब है, पैसिवली एडवर्ब है, नहीं हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक होगा। एम्बिशन, अब हम किस चीज़ के लायक हो जाएंगे? विश्व को सामना करने के लायक हो जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं अपनी एम्बिशंस का सामना करने, हाँ एम्बिशंस ही हो सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज की तो बात ही नहीं की गई है यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा, दो तीन चीज़ें होती हैं, इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए, तब ये आप 100% करेक्ट कर पाएंगे। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट है पैसेज। पैसेज के लिए मेरा आपको सजेशंस क्या है? सबसे बेस्ट सजेशन मैंने खुद भी जो अप्लाई किया है, जल्दी जल्दी से पहले जो 4-5 क्वेश्चन दिए होते हैं वो पढ़ जाओ, जिससे आप पैसेज पढ़ो तो ये क्वेश्चन के बाद में ढूंढने ना पड़े। पैसेज पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हो तो वो माइंड में आपके रहेगा, है ना, कि पूछा क्या था। तो जब पैसेज में वो चीज़ आएगी तो माइंड में क्लिक करेगी और तुरंत टिक लगाते चलिएगा। अंडरस्टूड? यही चीज़ें मैंने भी की है, सेलेक्ट हुआ हूँ तो। देखिए, विच कंट्रीज नेम इज़ नॉट बीइंग मेंशन्ड इन द पैसेज, पैसेज में किस कंट्री का नाम मेंशन नहीं है। ऑप्शन मत पढ़िए क्योंकि आपने पैसेज तो पढ़ा ही नहीं है, आपको क्या फ़ायदा ऑप्शन पढ़ने से। व्हेन वाज अंटार्कटिक ट्रीटी साइंस, अंटार्कटिक ट्रीटी कब साइन की गई थी ये पूछा गया है। वाई वॉज अंटार्कटिक ट्रीटी साइन, क्यों साइन की गई थी। वाई डिड इन्वायरमेंटलिस्ट हैव फियर ऑफ एक्सप्लॉइटिंग है ये, एक्सप्लॉइटिंग अंटार्कटिका फॉर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक रीजन। इन्वायरमेंटलिस्ट क्यों फियर रखते हैं या क्यों डरते हैं अंटार्कटिका को मिलिट्री या इकोनॉमिक रीजन से एक्सप्लॉइट करने से। मान लीजिए अगर आप मिलिट्री एक्टिविटीज़ करते हो अंटार्कटिका पे या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हो, है ना, तो उससे इन्वायरमेंटलिस्ट को डर क्यों है, यही पूछा जा रहा है।
और लास्ट जो क्वेश्चन है ये, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार द रिजर्व्स ऑफ विच मिनरल्स, ये मिनरल्स लिखा है आगे, है ना, मिनरल्स, कौन सा मिनरल्स नॉट फाउंड, ध्यान रखिएगा, नॉट फाउंड, कौन सा मिनरल्स नहीं पाया गया अंडर अंटार्कटिक आइस, अंटार्कटिक जो आइस है, जो बर्फ़ की ढकी हुई बर्फ़ है, उसके अंदर क्या चीज़ नहीं पाई गई है, इनमें से कौन सा मिनरल्स नहीं पाया गया ऑप्शन में। समझ में आ गया क्या क्या पूछा है। अब चलते हैं हम पूरा पैसेज पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अंटार्कटिक इज़ अ मोस्टली अनपॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप, अनपॉपुलेटेड का मतलब जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं। इट इज़ द कोल्डेस्ट, सबसे कोल्डेस्ट है, ड्राइएस्ट, सूखा भी है, मतलब कोई चीज़ वहाँ पे उगाई नहीं जाती है। मोस्ट रिमोट प्लेस इन द वर्ल्ड, बहुत सुदूर क्षेत्र में भी है, विश्व के बहुत सुदूर एरिया में है। एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स ओनली कॉन्टिनेंट दैट डज नॉट हैव अ नेटिव पॉपुलेशन, और ये दुनिया का एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे उनका नेटिव पॉपुलेशन ही नहीं है। नेटिव पॉपुलेशन का मतलब होता है बच्चे कि जहाँ पे जन्म लेते हैं लोग, तो अंटार्कटिका में कोई पॉपुलेशन ऐसी नहीं है कि जहाँ जो वहीं के मूल निवासी हैं। अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट जो आगे सेंटेंस है, नो सिंगल कंट्री ओन्स द अंटार्कटिका, किसी एक सिंगल कंट्री का अंटार्कटिका नहीं है। हाउ एवर अ नंबर ऑफ द कंट्रीज, हालांकि ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं इंक्लूडिंग अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चाइल, न्यूजीलैंड, फ्रांस या यूनाइटेड किंगडम हैव ऑलरेडी लेड क्लेम्ड, ले क्लेम का मतलब होता है दावा करना, सब पहले से ही दावा किए हैं टू द अंटार्कटिक, अंटार्कटिक पे दावा कर रहे हैं, और ये सब कंट्रीज़ अंटार्कटिक पे दावा कर रही हैं। एंड अदर्स विल प्रोबेबली फॉलो, और दूसरे संभवतः उसको फॉलो भी करती हैं, करेंगी। इन सम एरियाज़, कुछ एरियाज़, इस कॉन्टिनेंट के कुछ एरियाज़ में टू कंट्री क्लेम द सेम लैंड, एक ही लैंड को दो दो कंट्री क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, वो बोलेगा कि मेरा है, वो बोलेगा कि मेरा है। नेक्स्ट आगे, द अंटार्कटिक ट्रीटी वाज साइंड इन 1959, अंटार्कटिक ट्रीटी कब साइन की गई थी, 1959 में। एंड क्रिएट्स द रूल्स फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द अंटार्कटिक, और अंटार्कटिक के एक्सप्लोरेशंस के लिए रूल्स क्रिएट किए गए, बनाए गए। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कोई नई चीज़ सीखना, नई चीज़ खोज करना, नई चीज़ लाना, अंडरस्टूड, कोई नई चीज़ पे काम करना, एक्सप्लोरेशंस के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं। द ट्रीटी फॉरबिड्स, ट्रीटी निषेध करती है, निषेध का मतलब होता है रोकती है, क्या रोकती है, मिलिट्री एक्टिविटीज़ इन द अंटार्कटिक एज वेल एज माइनिंग, माइनिंग और मिलिट्री एक्टिविटीज़ को रोकती है। मैनी कंट्री हाउ एवर, हालांकि बहुत सारी कंट्री है ऐसा सोचती हैं कि देयर आर वैल्यूएबल मटेरियल्स एंड मिनरल्स लॉक्ड अप अंडर द फ्रोजन अंटार्कटिक आइस, अंटार्कटिक फ्रोजन अंटार्कटिक आइस में बहुत सारे मिनरल्स हैं, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब बहुत महंगी, मटेरियल्स हैं, मिनरल्स हैं, ऐसा बहुत सारे देश सोचते हैं, समझ। नेक्स्ट है, इन एडिशन, इसके अलावा द ट्रीटी बैन्स, ट्रीटी जो इनके बीच में संधि हुई है वो बैन करती है, क्या करती है, न्यूक्लियर टेस्टिंग एज वेल एज डंपिंग न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट कोई नहीं फेंकेगा और न्यूक्लियर टेस्टिंग यहाँ पे कोई नहीं करेगा। द अंटार्कटिक ट्रीटी वॉज मेड टू प्रोटेक्ट द कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिक ट्रीटी बनाई क्यों गई थी, ये प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्टिनेंट को, उस महाद्वीप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। अवॉइड फर्दर डिस्प्यूट, आगे के डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए, मतलब बचाने के लिए, अब कि आगे कोई झगड़ा ना हो कोई दो देशों में। बाय 2048 तक ट्रीटी मस्ट बी रीन्यूड, जो ट्रीटी है उसको फिर से रिन्यू किया जाएगा, जैसे डीएल रिन्यू होता है ना कुछ साल के बाद, ऐसे उस ट्रीटी को, वो ट्रीटी कुछ दिन तक ही वैलिड है, कब तक वैलिड है, 2048 तक। न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस कुड बी इम्पोज बाय देन, तब तक नए रूल रेगुलेशन उस पर इम्पोज किए जाएंगे, लागू किए जाएंगे। करंटली मतलब वर्तमान रूप में ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द 70 बेसिस, है ना, 70 बेसिस हैं, ये ध्यान रखिएगा, इन अंटार्कटिक आर यूज्ड फॉर रिसर्च, वर्तमान में 70 बेसिस हैं अंटार्कटिक में, मतलब बेसिस का मतलब सेंटर होंगे, है ना, किस चीज़ के लिए बनाए गए हैं, रिसर्च और साइंटिफिक एक्टिविटीज़, रिसर्च वगैरह करने के लिए, साइंटिफिक स्टडी करने के लिए, साइंटिफिक एक्टिविटीज़ करने के लिए। आगे है, द स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट इज़ परफेक्ट फॉर ट्रैकिंग सैटेलाइट्स एंड स्पेस रिसर्च बिकॉज इट ऑफर्स क्लियर ब्लू एंड क्लाउडलेस स्काइज,
देखिए यहाँ पे रिसर्च सेंटर क्यों बनाया गया है, ये बोला जा रहा है कि जो दो है ना द स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट, ये जो बर्फ़ से ढका हुआ महाद्वीप है, ये बहुत परफेक्ट है किस चीज़ के लिए, ट्रैकिंग सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए, क्योंकि ये क्या ऑफर करता है, यहाँ पे जो है एकदम साफ क्लियर ब्लू क्लाउडलेस स्काई है, यहाँ का जो स्काई है वो एकदम, उसमें बादल नहीं है, उसमें कोई धुंधलापन नहीं है, एकदम क्लियर है ना। आगे बोला जा रहा है क्लाइमेटोलॉजिस्ट आर स्टडिंग, क्लाइमेटोलॉजिस्ट जो है वो पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ द ओजोन लेयर, आर स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के डेवलपमेंट, ओजोन लेयर में क्या डेवलपमेंट हुआ है, विद ग्रोइंग कंसर्न, बहुत सीरियसनेस से, ग्रोइंग कंसर्न का मतलब बहुत सीरियसनेस से इस चीज़ के बारे में पढ़ाई। इट वॉज हियर, यहाँ ऐसा हुआ, दैट अ होल इन द लेयर वॉज डिस्कवर्ड, एक छेद पाया गया, है ना, लेयर में जो ओजोन लेयर है उसमें छेद पाया गया, डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार पाया। मोर देन 4,000 साइंटिस्ट ऑपरेट द रिसर्च सेंटर इन द अंटार्कटिक समर, अंटार्कटिक समर में 4,000 साइंटिस्ट ऑपरेट करते हैं रिसर्च सेंटर में, हालांकि और जबकि वाइल ओनली अबाउट 1,000 ही पॉपुलेट द कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द हार्श एंड सीवियर विंटर, कड़ाके की ठंडी में सिर्फ कितने रह जाते हैं वहाँ पे, 1,000। इन्वायरमेंटलिस्ट फियर दैट, इन्वायरमेंटलिस्ट जो है उनको डर है किस चीज़ का, एक्सप्लॉइटिंग अंटार्कटिका फॉर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक रीजन विल डैमेज द इन्वायरमेंट, मतलब अगर कि अंटार्कटिका पे कोई मिलिट्री या इकोनॉमिक, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है तो वो इन्वायरमेंट को, वहाँ के इन्वायरमेंट को डैमेज करेगी, कहने का यही मतलब है इसका। एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, देयर इज़ नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन अंटार्कटिका, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती है, एक्सेप्ट, सिर्फ किस चीज़ को छोड़ करके, फॉर क्रूज शिप्स दैट ट्रेवल अराउंड द कॉन्टिनेंट, सिर्फ क्रूज शिप्स उधर जाती है जो ट्रेवल करती है वो कॉन्टिनेंट के चारों तरफ, है ना, घूमने वूमने के पर्पज से शायद। देखिए आगे बोला जा रहा है कि दिस कुड चेंज, ये बदल सकता है, हो सकता है कल ऐसा ना हो, इफ़ अ न्यू ट्रीटी अलाउज माइनिंग इन द अंटार्कटिक, अगर कोई नई ट्रीटी बनती है वो अलाउ कर देती है अंटार्कटिक में माइनिंग, खुदाई के लिए, एज मिनरल रिसोर्सेज आर dwindling इन द अदर एरियाज, नेशंस could turn to अंटार्कटिक टू फाइंड एंड एक्सप्लॉइट वैल्यूएबल रॉ मटेरियल्स। अच्छा, ये कह रहा है कि जैसे कि अदर एरियाज़ में, मतलब दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे देशों में, अगर dwindling का मतलब होता है कम होना, किस चीज़ का कम होना, मिनरल रिसोर्सेज, अगर मिनरल रिसोर्सेज कम होने लगे हैं दूसरे देशों में, दूसरे क्षेत्रों में, तो अंटार्कटिका पे, है ना, अगर टर्न टू अंटार्कटिका, हाँ अंटार्कटिका पे ये सब एक्टिविटीज़ आ जाएंगे, मतलब माइनिंग हो, टेस्टिंग हो, है ना, ये सब हो जाएगा, एक्सप्लॉइट वैल्यूएबल रॉ मटेरियल्स। आगे बोला जा रहा है कि सम जियोलॉजिस्ट से, कुछ जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि देयर आर ओवर 200 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, 200 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, मतलब तेल की भरमार है, मतलब ये समझो, कुछ जियोलॉजिस्ट ही ये बात बोलते हैं, अंडर द अंटार्कटिक आइस, अंटार्कटिक आइस के नीचे, एट द मोमेंट, उस मोमेंट पे, गेटिंग एट दीज एक्सपर्ट्स दीज रिजर्व्स वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, ये रिजर्व बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएंगे। इन एडिशन, इनके अलावा इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स क्लेम करते हैं, ये देखो, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स क्लेम मतलब क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ कोल्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, कोल है, निकेल है, कॉपर है अंटार्कटिक पे। क्वेश्चन क्या पूछा था, विच कंट्री नेम इज़ नॉट बीइंग मेंशन्ड इन द पैसेज में जो कंट्री का मेंशन था वो यही था ना, इंक्लूडिंग कंट्री, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चाइल, न्यूजीलैंड, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, अर्जेंटीना है, न्यूजीलैंड है, चाइल भी है, ऑस्ट्रिया है नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया नहीं है, तो हमारा डी आंसर होगा। व्हेन वाज द अंटार्कटिक ट्रीटी साइन, कब ट्रीटी साइन की गई थी, 59 में बताया, ये लिखा है यहाँ पे, ये रहा, ये लिखा हुआ। नेक्स्ट जो है, साइन क्यों गई थी, वाई वॉज अंटार्कटिक ट्रीटी साइन, साइन क्यों की गई थी,
कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सही बात है। टू बैन करने के लिए क्या, न्यूक्लियर वेस्ट की डंपिंग बैन करने के लिए, करेक्ट है। टू क्रिएट रूल्स फॉर इट्स एक्सप्लोरेशंस के लिए नए रूल्स बनाने के लिए, हाँ, तो ये तीनों हैं, ऑल ऑफ दीज लिखा है ना ऊपर, मैंने अभी पढ़ाया था। वाई डिड एनवायरमेंटलिस्ट हैव फियर ऑफ एक्सप्लॉइटिंग अंटार्कटिका फॉर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक रीजन। इन्वायरमेंटलिस्ट को क्यों डर है अंटार्कटिका पे, अंटार्कटिका के एक्सप्लॉइटेशन से क्यों डर है, मिलिट्री और इकोनॉमिक अगर वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ होती है तो उसे क्यों डर है, क्या डर है ना। ये क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं डैमेज, इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकते हैं, यही। अनफेवरेबल वेदर कंडीशन के तो बारे में बात ही नहीं की गई है। हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉस्ट, उसके भी बारे में कुछ बात नहीं की गई है, क्या है, ये इन्वायरमेंट को डैमेज करेंगे वहाँ के। इन्वायरमेंटलिस्ट को यही डर है कि अगर वहाँ पे कोई मिलिट्री एक्टिविटीज़ होती है या इकोनॉमिक कोई एक्टिविटीज़ होती है तो उससे हमारा वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो डैमेज होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द रिजर्व्स ऑफ विच मिनरल्स नॉट फाउंड, कौन सा नहीं पाया गया, कोल पाया गया, निकेल पाया गया, आयरन पाया गया, कॉपर पाया गया, क्या नहीं पाया गया, आयरन के बारे में नहीं बोला गया है, कॉपर तो बोला ही गया है। देखो, कोल है, निकेल है, कॉपर है, आयरन नहीं पाया गया। तो 50 के 50 आपके क्वेश्चंस मैंने अभी कंप्लीट करा दिए। ओके गाइस, तो आगे भी बने रहिएगा ये प्रैक्टिस सेट में हमारे, मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराता रहूँगा ऐसे ही, ये है ना, ये मेरी पिक्स है, सेलेक्टेड हूँ मैं खुद भी सब इंस्पेक्टर, तभी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कि आपको रेलिवेंट चीज़ें दे सकें, आपकी हेल्प कर सके कि आप कैसे जॉब पाएंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।